So बेटे, let me again discuss logarithmic graph because नेटवर्क टूट गया था, तो यहां देखते हैं लॉगरिथमिक ग्राफ को दोबारा डिस्कस करते हैं। बेटा मैंने लॉगरिथमिक ग्राफ लिया log of v और log of t के बीच में, ठीक है। log of v और log of t के बीच में लिया, हमें पता था v is equal to kt, so taking log both side, log of v will be equal to log of k plus log of t, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे y इज इक्वल टू c प्लस mx होगा। x एक्सिस पे log ऑफ t ले रखे हैं, y एक्सिस पे log ऑफ v रखे हैं, तो ऑब्वियसली जो आपकी इंटरसेप्ट है log ऑफ k है, इंटरसेप्ट इज log ऑफ k, और जो आपकी स्लोप है वो यहाँ +1 के बराबर है। तो अगर इंटरसेप्ट है, ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम दैट ऑफ अ पोर्शन अबव देन ओरिजिन, ठीक। और क्योंकि इसकी स्लोप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यानी सीधी है, और m इज इक्वल टू +1 है। +1 तब होता है अगर टेंजेंट 45 हो, यानी यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल सबटेंड होगा। और इसको जब आगे आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, जहां ये मिलेगा वो log ऑफ k के बराबर होगा, इंटरसेप्ट के बराबर होगा। बोलो क्या हमारे को लॉगरिथमिक ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ समझ में आता है, और सारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आती है कि नहीं आती है? ओके, तो ये था बेटा ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकल स्टडी ऑफ चार्ल्स लॉ। तो हमने चार्ल्स लॉ की ग्राफिकल स्टडी पढ़ी। ये तो सिंपल है यार अनीश, v by t इज अ कांस्टेंट, तो v by t इज अ कांस्टेंट, इट शुड बी स्ट्रेट लाइन। अरे थोड़ा तो अपने आप दिमाग रखो यार। सो v by t इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो इट मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन है। और ऑब्वियसली वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर है। अगर P2 ज्यादा है तो ऑब्वियसली V कम होना चाहिए, अगर V ज्यादा है तो P कम होना चाहिए, तो यहां पे V कम है तो P1 इज ग्रेटर देन P2, वेरी सिंपल, ठीक। थोड़ा तो भेजा रखना चाहिए इंसान को। तो हमारे पास चार्ल्स लॉ जो है ये इस तरह से हो गया। अब चार्ल्स लॉ के आगे चलते इसके प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस पर, कि चार्ल्स लॉ क्यों पढ़े भाई, हमारा क्या जाता है चार्ल्स लॉ पढ़ने में। देखो बेटा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की जहां तक हम बात करते हैं, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस इसकी क्या होती है बेटा। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ, बेटा वो बड़े बड़े एटमॉस्फेरिक बैलून देखे होंगे तुमने, लार्ज एटमॉस्फेरिक बैलून्स देखे हैं ना बेटा कभी, ठीक इस तरह के, जिसमें लोग साइट सीइंग वगैरह करते हैं भाई, ठीक। ऐसे करके एटमॉस्फेरिक बैलून होते हैं, इसमें ऐसे करके यहां पर टोकरी लगी रहती है भाई, इस बैलून में यहां पे एक बर्नर लगा हुआ होता है, ठीक है जी। अब होता क्या है कि जब हम इस बैलून में अंदर पड़ी हुई गैस को हीट करते हैं, ठीक, टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन अंदर की जो गैस है उसका मास तो वही रहेगा ना। क्या मास चेंज होगा भाई, बोलो है भाई। जैसे इसमें कुछ गैस ले ली है बैलून में, उसका मास तो उतना ही है, लेकिन जब आप टेम्परेचर दे रहे हो तो उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन मास चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। तो ऐसे केस में बेटे क्या होगा हमारे पास कि यहां देखो, सबसे पहली बात तो समझ लेते हैं कि हमारे पास यहां हीट करने से ग्रेजुअली वॉल्यूम बढ़ने से मास उतना है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी, डेंसिटी डिक्रीज करेगी, तो इधर की गैस की डेंसिटी लेस होगी, लेस डेंस गैस होगी। क्यों? मास तो उतना ही था लेकिन वॉल्यूम बढ़ता चला गया। बेटा अखिलेश्वर मेरे पुत्र, मैं अपनी तरफ से जो कर सकता था वो कर दिया,
अगर आपका वीडियो ब्लर है, किस किस का वीडियो ब्लर है, जस्ट टेल मी प्लीज क्विकली। जल्दी जल्दी देखो बेटा, किसी का, जिनका ब्लर है, साइना का ब्लर है या फिर अखिलेश्वर का ब्लर है, बाकी सबका लगभग क्लियर है। तो बेटा इस ऐसा करो, एक बार दोबारा ज्वाइन करके देख लो बेटा, क्योंकि यहां से तो मैंने देख लिया, नेटवर्क मेरा अभी गया था, अभी तो ठीक चल रहा है, बट कुछ कर नहीं सकते। ठीक, तो आप एक कोशिश करो, एक बार दोबारा एंटर बोलो, ठीक, मे भी ठीक हो जाएगा। सो आई वॉज टेलिंग यू कि क्या हो क्या रहा है। मैं आपको ये बता रहा था कि जब आप इसको आप हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो मास तो गैस का उतना ही है, लेकिन उसकी वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है, मास उतना ही, तो डेंसिटी डिक्रीज। इसलिए यहां लेस डेंस एयर होगी या लेस डेंस गैस होगी, आसपास की डेंसिटी मोर होगी, आसपास की डेंसिटी मोर होगी। तो आसपास की गैस की डेंसिटी ज्यादा है और इसकी डेंसिटी कम है, तो आसपास की गैस इसको पुश करेगी बेटा, इसको धक्का लगेगा, धक्का लगेगा, ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। समझ में आई? ऐसे ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा भाई। अब जब इसमें बैठे हुए हमारे उत्कर्ष बाबू यहां पर सैर कर रहे थे, ठीक है जी, अब इनको नीचे आने का मन किया, तो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इसको टर्न ऑफ करेंगे। जैसे ही ये टर्न ऑफ होगा, तो टर्न ऑफ होने से टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, मास तो उतना ही रहना, वॉल्यूम कम हुआ, डेंसिटी बढ़नी शुरू हो गई। जैसे डेंसिटी बढ़नी शुरू होगी, तो इसको जो अपथ्रस्ट लग रहा है, जो धक्का लग रहा है, वो कम होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये बैलून नीचे आना शुरू हो जाएगा। इस तरह से बैलून नीचे आ जाता है। तो एटमॉस्फेरिक बैलून इज बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ, इसकी सोच ही चार्ल्स लॉ पे है। यहां पे एक खास चीज पढ़ते हैं, पे लोड का कॉन्सेप्ट, पे लोड, ठीक है बेटा। आप में से किसी ने कभी, हो सकता है और होगा, क्या में से किसी ने कभी एरोप्लेन का सफर किया हो सकता है कईयों ने ना भी किया हो, पर कईयों ने किया हो सकता है एरोप्लेन का सफर। किया है कि नहीं भाई? हाँ जी। तो जब आप एरोप्लेन में जाते हो, तो होता क्या है, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ वेट। आप अपने साथ कुछ वेट ही कैरी कर सकते हो, उससे ज्यादा वेट आप कैरी नहीं कर सकते प्लेन में, ठीक है ना बेटा। वो जैसे मान लो किसी भी एक पैसेंजर का 40 केजी वेट से ज्यादा वो नहीं ले जा सकता, किसी का 17 के, वो डिपेंड करता है फ्लाइट टू फ्लाइट ना, कोई 17 केजी से ज्यादा नहीं ले जा सकता किसी फ्लाइट में, किसी फ्लाइट में 18 केजी से ज्यादा नहीं ले जा सकते। तो कहने का मतलब ये होता है कि हर जो जो भी बंदा है, उसके साथ जो सामान है, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू, उसके एक पर्टिकुलर वेट होता है, उससे ज्यादा वो नहीं ले जा सकता, ठीक। यानी मैक्सिमम जो इंडिया में विमान चलते, प्लेन चलते, उसमें 30 केजी मैक्सिमम रहता है, ठीक। बट जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है उसमें ज्यादा भी होता है। बट एनी हाउ, क्यों भाई, अब मैं तो छुट्टियों पे जा रहा हूँ, ठीक, 15 दिन की छुट्टियों पे जा रहा हूँ भैया, मेरे 40 केजी के तो कपड़े ही हो जाएंगे। हम ऐसा कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बेटा क्या होता है, हर प्लेन का एक पे लोड होता है। नो, व्हाट डू यू मीन बाय पे लोड? बेटा जितना लोड लेके कोई भी जहाज उड़ सकता है, वो उसका पे लोड होता है। यानी जितना वेट उठा के ये गुब्बारा उड़ सकता है, उसको उसका पे लोड बोलते हैं। यानी पे लोड वो होता है कि जिसको डालने के बाद, उसके बराबर डालने के बाद गुब्बारा उठेगा नहीं, गुब्बारा वहीं बैठ जाएगा, फिर उठेगा नहीं, उसको उसका पेलोड बोलते हैं। यानी पेलोड, पेलोड हम ये बोल सकते हैं मैक्सिमम वेट
अ बैलून कैन कैरी, या पेलोड से कम ही रखना पड़ता है। पेलोड से ज्यादा रखेंगे तो बैलून उड़ेगा नहीं, पेलोड के बराबर भी रखेंगे तो बैलून उड़ेगा नहीं। समझ में आई? तो हम ये बोल सकते हैं पेलोड एक तरह से मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द यू कैन से लोड व्हिच कैन बी कैरिड बाय यू कैन से दिस एटमॉस्फेरिक बैलून। अब ये होगा किसके बराबर? देखो बेटा सिंपल बात, ये गुब्बारा जब फूला, जब इसको आपने हीट दी, टेम्परेचर दिया, तो ये गुब्बारा फूला, इसने अपने आसपास की एयर को डिस्प्लेस किया, ठीक? जितना ये फूला उतना डिस्प्लेस किया, यानी जितनी वॉल्यूम इसके अंदर गैस की है उतनी वॉल्यूम एयर की इधर उधर गई है, ठीक? फर्क ये हो गया है कि आसपास की एयर का मास ज्यादा है उतनी वॉल्यूम का, और यहां मास कम है, ये लेस डेंस है, वॉल्यूम तो उतनी है उसकी, जितना ये फूलेगा उतना ही वॉल्यूम धकेलेगा ना भाई, तो वॉल्यूम तो उतनी है, मास का फर्क है। अब मास का फर्क यानी यहां मास कम है, यहां उतने वॉल्यूम का मास ज्यादा होता, इसीलिए धक्का लग रहा है। अगर जो मास कम है उसको ऐड कर दो तो डेंसिटी बराबर हो जाएगी। जितना यहां पर मास कम था, जितनी वॉल्यूम थी उसका मास जितना होना चाहिए था उससे कम था, वो मास यहां ऐड कर दो तो क्या होगा? डेंसिटी बराबर हो जाएगी। तब उड़ेगा क्या? नहीं उड़ेगा ना। तो इसलिए आप बोल सकते हैं पेलोड होता है वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, कितनी एयर उसने डिस्प्लेस की, माइनस वेट ऑफ बैलून कंटेनिंग एयर, कंटेनिंग गैस। इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड और वेट ऑफ बैलून कंटेनिंग गैस, इसका जो डिफरेंस है वही डिफरेंस मास की कमी है जिसकी वजह से उठ रहा है। अगर उतना मास ही डाल दोगे तो बेटा ये उठेगा नहीं। तो पेलोड क्या होता है बेटा? पेलोड होता है वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय वेट ऑफ बैलून कंटेनिंग एयर या कंटेनिंग गैस। और हर प्लेन का अपना एक पेलोड होता है, उस हिसाब से जितने भी सवारियां उसके अंदर होती हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, बांट देते कि इतना इतना सब ले जा सकते, तो हमारा पेलोड से नीचे रहेगा और हमारा जहाज आसानी से उड़ सकेगा। तो बेटा चार्ल्स लॉ की प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस समझे, पेलोड समझे, कोई दिक्कत है क्या इसमें? हाँ जी उत्कर्ष। जिसको दिक्कत है बताएं बेटा, माइक ऑन करके बोल सकते हैं। यार अनीश प्लीज यार, हर चीज को एक बार फिर बता दो, नहीं बोला करो यार, या तो पहले ध्यान रखा करो यार। पता क्या 42 बच्चे मेरे बच्चे सभी बोल रहे हैं क्लियर है, पर आप, मैं ये नहीं कहता हूं आप डाउट्स पूछो मेरे बच्चे, 10,000 बार पूछो यार, पर हर बार में एक बार दोबारा बता दो नहीं होता है ना यार। हर बार में कभी मैं पलट के पूछता हूं बेटा आ गया, हर बार लिखा जाता है एक बार दोबारा बता दो, नहीं बेटे, इसका मतलब आपकी कंसंट्रेशन में कमी है। आप कंसंट्रेट हो करके देखा करो बेटा, ठीक? मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, बट बेटा आप थोड़ा पहले से ध्यान रखा करो बच्चे। बाद में आप मेरे को ब्लेम करोगे, सर ने मेरे को डांटा, सर ने मेरे को बोला। अरे भाई एक बार नहीं होता ना यार, ये मैं जितनी बार पूछता हूँ सर एक बार फिर बता दो तो सिलेबस हो जाएगा जिंदगी भर। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारे पास यहाँ पे गुब्बारे में क्या क्यों उड़ रहा है, ये व्हाट इज द रीजन कि उड़ क्यों रहा है? ये उड़ इसलिए रहा है, इसमें डेंसिटी कम है। अब डेंसिटी अगर कम है तो डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है? हमारा वॉल्यूम तो उतना ही था, मास कम था। अगर वही मास इसमें लटका दे तो बेटा जितनी डेंसिटी कम हुई उतना मास हमारे को मिल गया, तो अब वो डेंसिटी बराबर हो जाएगी, और जब डेंसिटी बराबर हो जाएगी तो ये उठेगा नहीं।
तो पेलोड उसी वेट का डिफरेंस है, जो वेट यहां पे कम था जिसकी वजह से उड़ रहा था, उतना ही वेट जो है वो पेलोड है। यानी वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस, जो इस बैलून ने एयर को डिस्प्लेस किया, माइनस वेट ऑफ बैलून कंटेनिंग गैस, वेट ऑफ बैलून कंटेनिंग गैस। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमारे पास है कि जो आपकी वॉल्यूम डिस्प्लेस हुई है, ठीक, उसका जितना वेट होना चाहिए था, उसमें जो वेट में कमी आई ड्यू टू हीटिंग, वॉल्यूम तो तब बड़ी थी क्योंकि ये हीट हुआ था, तो उसका मास उतना ही था पर वॉल्यूम बढ़ गया था, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस ज्यादा था, तो जो वेट की कमी आई वो हमारा पेलोड है। इस तरह हर प्लेन का अपना एक पेलोड होता है जिसको लेकर के कोई भी प्लेन उड़ सकता है। So this is how the concept of payload goes. Now further, आगे चलते मेरे दोस्तों, आगे हमारे पास आएगा न्यूमेरिकल स्टडी ऑफ चार्ल्स लॉ। अब देखो बेटा, न्यूमेरिकल स्टडी ऑफ चार्ल्स लॉ की अगर बात करें हम अपन, तो न्यूमेरिकल स्टडी ऑफ चार्ल्स लॉ क्या होती है? न्यूमेरिकल स्टडी, देखो बेटा एक बात तो क्लियर है, चार्ल्स लॉ में न्यूमेरिकली हमें यूज क्या करना है? हमें यूज करना है v1 by t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन t2। ये फॉर्मूला हमें बेसिकली यूज करना है फॉर न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग चार्ल्स लॉ। तो पहले थोड़ा सिंपल वाला कर लेते हैं, फिर इसमें धीरे धीरे डिंपल डालने शुरू करेंगे। लिखिए पहला क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस a sample of oxygen gas weighing 8.5 gram, a sample of oxygen gas weighing 8.5 gram at a pressure of 600 mm of mercury, at a pressure of 600 mm of mercury occupies a volume of 10.5 liter, occupy a volume of 10.5 liter when its temperature is 270 Kelvin. When its temperature is 270 Kelvin. What is the volume when temperature is raised to? What is the volume when temperature is raised to 360 Kelvin at same pressure? What is its volume when temperature is raised to 360 Kelvin at same pressure? देखो जी, वेरी सिंपल, सबसे सिंपल टाइप क्वेश्चन है ये हमारे पास। हमें यहाँ पे V1 यानी वॉल्यूम 1 दे रखा है गैस का, 10.5 लीटर है, ठीक, और टेम्परेचर T1 जो है वो कितना है? वो 270 केल्विन दे रखा है हमारे को। V2 निकालने को पूछा है और T2 हमें दिया है कितना? 360 केल्विन। एक बात हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री में, जिंदगी में कभी भी डिग्री सेल्सियस का यूज नहीं करना, हमेशा केल्विन का यूज करना है। केमिस्ट्री में डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर भरना महापाप है, सिर्फ केल्विन ही यूज होगा। इसमें जो वेट दिया है वो एक ट्रैप है, उसकी जरूरत नहीं है हमारे को। हमें प्रेशर कांस्टेंट बोला है, वॉल्यूम बोला है, जब टेम्परेचर चेंज हुआ, तो वेट का कोई लेना देना नहीं, दैट इज जस्ट अ ट्रैप। ठीक, तो देखो भाई सिंपल था, V1 by T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। सो V2 जो होगा वो होगा V1 T2 अपॉन T1। ठीक है जी, तो V1 इज 10.5 लीटर, T2 इज 360 डिवाइडेड बाय 270। ठीक, इसको सॉल्व कर लो,
आई थिंक सो आपका आंसर यहाँ पे 14 लीटर के करीब आ जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बहुत सिंपल है, 2+2 वाला क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं इसमें। ठीक है, कोई भी दिक्कत इतनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लिखें और करने की कोशिश करें। अ सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन, a cylinder fitted with piston contains certain volume of gas at 27 degrees Celsius. At 27 degrees Celsius. To what temperature must the cylinder be subjected so that volume of gas increased by 25%. Increased by 25% if pressure is kept constant. करो, चलो फटाफट से करके दिखाओ मुझे एक क्वेश्चन क्विकली। Sir, if temperature ही तो पूछा है यार। To what temperature must the cylinder be subjected so that volume of gas increased by 25% when pressure is kept constant? Excuse me, sir. जी बेटा। Sir, can you repeat the question? Yes, Sahil beta. Question is, a cylinder fitted with piston contains certain volume of gas at 27 degrees Celsius. To what temperature must the cylinder be subjected so that the volume of gas increased by 25%? So that volume of gas be increased by 25%. Okay, sir. शाबाश अनिकेत। लक्ष्मण गलत है, दक्ष गलत है, अनीश सही है। सर आशीष सही है। नवदीप सही, उत्कर्ष सही। देखो भाई, हमारे पास V1 जो है इनिशियल वॉल्यूम वो 10 लीटर है। उस समय T1 जो है वो आपको दिया था 27 डिग्री, और मैंने तुम्हें बोला 27 डिग्री जो है, डिग्री में मैंने कहा कभी लेते नहीं है, हमेशा केल्विन में लेते हैं। ठीक, तो 27 प्लस 273 कितना हुआ? 300 केल्विन टेम्परेचर है। V2 बोला 25% इंक्रीज, 10 का 25% इंक्रीज कितना होगा बेटा? इंक्रीज दिया था 25% ऑफ V, यानी 25 by 100 of 10, 2.5। तो जो V2 होगा वो होगा 10 plus 2.5, 12.5। तो V2 will be 12.5।
ठीक, अब आपको क्या निकालना है, T2। तो V1 by T1 is equal to V2 by T2। You can easily do this question। ठीक, और इसका आंसर अनदर 375 केल्विन या 102 डिग्री सेल्सियस। नाउ कैन यू डू दिस सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन? ओके, अब एक स्पेशल तरह का क्वेश्चन करवा रहा हूं तुम्हें, ये पेपर में आता है और बेटा 99.9% बच्चे गलत करते हैं और 70% टीचर इसको गलत पढ़ा देते हैं। ठीक, ये फ्रैक्शन ऑफ एयर एस्केप क्या होगा? फ्रैक्शन ऑफ एयर एस्केप। तो बेटा ये क्वेश्चन है, फ्रैक्शन ऑफ एयर एस्केप कैसे निकालते हैं? ठीक, फ्रैक्शन ऑफ एयर एस्केप, this is a question maximum time it is asked in your examinations। ठीक, लिखिए, the temperature of a vessel containing gas, the temperature of a vessel containing gas changed from 300 to 500 Kelvin, changed from 300 Kelvin to 500 Kelvin, what fraction of gas will escape out? What fraction of gas will escape out if it is open to atmosphere? If it is open to atmosphere, मतलब समझते हैं क्वेश्चन पर। हमें बोला जी एक ये सिलेंडर है, इसमें गैस पड़ी हुई है, हमें इसका कोई वॉल्यूम नहीं दिया गया है, से इसका वॉल्यूम V था। ठीक है जी, तो V1 हमारे पास V है, इसका T1 टेम्परेचर हमें दिया था 300 केल्विन। ठीक, पहले इसका टेम्परेचर T 300 केल्विन था, फिर मैंने इसको हीट करना शुरू कर दिया। ठीक, जब मैंने इसको हीट करना शुरू किया तो व्हाट हैपन, टेम्परेचर इंक्रीज टू T2 दैट इज 500 केल्विन। ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बढ़ा होगा तो वॉल्यूम बढ़ा होगा, वॉल्यूम बढ़ा होगा तो बेटा ये तो उतना ही वॉल्यूम में ले सकता है सिलेंडर, तो बाकी बचा हुआ कहां चल जाएगा? बाहर, यानी एस्केप हो जाएगा। हमें यही ढूंढना है कितना फ्रैक्शन एस्केप होगा। देखो उसके लिए हमें V2 यानी फाइनल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हम ये अच्छे से जानते थे V1 by T1 is equal to V2 upon T2। मुझे यहां से V2 निकालना है, तो V2 T1 into T2। तो V1 कितना बेटे हमारे पास? V1 is V, T2 is 500 और T1 is 300। तो ये कैंसिल हो गया, तो 5/3V। तो V2 कितना आ गया? 5/3V आ गया। V2 is 5/3V। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर एस्केप, वॉल्यूम ऑफ एयर एस्केप किसके बराबर होगा? दैट इज V फाइनल माइनस V इनिशियल। V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये वॉल्यूम ऑफ एयर एस्केप होगा। ठीक, तो V फाइनल कितना है? 5/3V। V इनिशियल कितना था? दैट इज V। तो एयर एस्केप आई 2/3V। ये तो वॉल्यूम एस्केप हो गई, और हमें बोला फ्रैक्शन ऑफ एयर एस्केप। यहां तक तो सारे करेंगे, अब गलती यहां पे क्या करेंगे? फ्रैक्शन ऑफ एयर एस्केप, फ्रैक्शन ऑफ एयर एस्केप। बेटे ज्यादातर लोग यहां पे क्या करेंगे, गलती ये करेंगे कि फ्रैक्शन ऑफ एयर एस्केप जो होगा वो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर एस्केप डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम कर देंगे, विच इज रॉन्ग। ये गलती 99% बच्चे करते हैं कि कितना वॉल्यूम एस्केप हुआ, बोला वॉल्यूम ऑफ एयर एस्केप डिवाइडेड बाय इनिशियल। इनिशियल नहीं, डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम आएगा, ये ध्यान रखना। डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि इनिशियल से एयर थोड़ी बाहर निकली है मेरे दोस्त। किससे निकली है? फाइनल से। अगर इनिशियल मान लो इसका 300 मिलीलीटर होता तो 300 मिलीलीटर तो इसके अंदर थी, वो तो तब एस्केप हुई कि टेम्परेचर बढ़ने से 300 की जगह 500 हो गई, तो 200 बाहर चले गई, तो फाइनल में से निकलती है। तो याद रखना कि वॉल्यूम ऑफ एयर एस्केप जब भी फ्रैक्शन निकालना है तो फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ एयर एस्केप बाय फाइनल वॉल्यूम करना है, इनिशियल वॉल्यूम नहीं करना है, क्योंकि 99% लोग इसमें इनिशियल वॉल्यूम कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एयर एस्केप 2/3V और फाइनल वॉल्यूम 5/3V, तो ये कट गया, आया बेटा कितना? 2/5। अगर इसको परसेंटेज में निकालना होता तो बेटा 2/5 into 100, तो हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज एस्केप कितना होता? 40%। देखो दोबारा समझ लो, हमने बोला कि V1 हमारे पास V है, V2 हमें निकालना है, T1 300 है, T2 500 है, और फॉर्मूला है V1/T1 is equal to V2/T2। हमने V फाइनल निकाल दिया, V फाइनल इतना आ गया। तो कितनी वॉल्यूम एस्केप हुई? फाइनल में से इनिशियल तो अंदर ही रही, बाकी जैसे 300 मिलीलीटर का 300 मिलीलीटर तो इसमें रहेगी, जो बढ़ेगी वही बाहर जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ एयर एस्केप इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ये वॉल्यूम ऑफ एयर एस्केप थी। अब हमें निकालना है कितना फ्रैक्शन एस्केप हो गया, तो बेटा दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर एस्केप बाय फाइनल वॉल्यूम, नॉट इनिशियल, बाय फाइनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एयर एस्केप 2/3V था, फाइनल 5/3V था, तो ये 2/5 आ गया फ्रैक्शन। लेकिन बेटे अगर परसेंटेज पूछी हो तो इनटू क्या कर देंगे? 100, आंसर आ जाएगा 40%। तो फ्रैक्शन अगर परसेंटेज में दिया हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, अदरवाइज फ्रैक्शन में रखना। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? यस और नो? तो इसमें इंपॉर्टेंट बात जो हमारे को ध्यान में रखनी है, बार बार कह रहा हूं, ध्यान में यही रखनी है, ये वाली फ्रैक्शन ऑफ एयर एस्केप is volume of air escaped by final volume। फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड करना है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? ओके, सो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट रादर क्वेश्चन करते हैं। आपको एक स्पेशल तरह का क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करें कि आप कर सकें। ठीक, देखो बेटा, मिटा दो इसको ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल दिया गया कि एक बैलून है, ठीक, उस बैलून की वॉल्यूम 400 मिलीलीटर है और वो एक और बैलून के अंदर एनरैप्ड है जिसकी वॉल्यूम 800 मिलीलीटर है। ठीक, हमें बोला अंदर, बेटा अपना माइक बंद करो प्लीज, दूसरों को परेशानी होती है। अब देखो भाई, अगली बात हमारे पास क्या है कि मान लो इसका हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम, अंदर वाले का मैक्सिमम वॉल्यूम 600 है और बाहर वाले का मैक्सिमम वॉल्यूम 1500 है। अंदर वाले का मिनिमम वॉल्यूम कितना? 800 और बाहर वाले का, अंदर वाले का मैक्सिमम वॉल्यूम 600 और बाहर वाले का 1500। मैंने इन दोनों गुब्बारों को हीट किया। अब मुझे बताना है कौन सा गुब्बारा पहले फटेगा, विच गुब्बारा विल एक्सप्लोड फर्स्ट। अनिल जी क्यों बोल रहे हो 800? कोई लॉजिक है आपके पास?
हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है यार, हीट इसको कर रहे हैं, वो अंदर भी तो हीट देगा। अरे रोटी बाहर से पकाते हो, अंदर तक पकती है कि नहीं? उत्कर्ष जी गलत है ये। सर हाँ जी, सर आपने ये 600 ml और ये 1500 ml क्या लिखा है, मैं सुन नहीं पाया था। इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम इट कैन अटेन। ओके सर। ठीक, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ले लेना, नहीं तो चलो मैं दे देता हूं, बोला टेम्परेचर 300 केल्विन है, शुरुआत में T1 300 केल्विन है, सेम टाइम पे फटेगा। देखो लड्डू, ये क्वेश्चन करना कैसे है, देखो वैसे पहले मैं इसका वो तरीका बताता हूं जो तरीका लड्डू लोग करते हैं, तो वो समझ लें। पहले इनर बैलून ले लेते हैं, इनर बैलून का जो आपका V1 है वो 400 है, और V2 जहां तक वो मैक्सिमम पहुंच सकता है वो 600 है। T1 हमारे पास 300 केल्विन है, और T2 वो हमें निकालना है कि कब वो 600 बनेगा। तो V1 by T1 is equal to V2 upon T2. So obviously T2 will be equal to V2 T1 upon V1. ठीक, तो 600 into 300 upon V1 कितना है 400, तो यू कैन सॉल्व दैट। ऐसे ही आउटर बैलून के लिए भी कर लेंगे। आउटर बैलून के लिए हमारे को V1 दे रखा है 800, V2 1500, ठीक, T1 दे रखा है 300 और T2 निकालना है। ठीक है जी, तो सिंपली ऐसे ही V1 by T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 से T2 निकाल लें, तो T2 आया V2 T1 अपॉन V1। V2 है आपके 1500, T1 है 300 डिवाइडेड बाय 800। अब जिसका T2 छोटा होगा वो पहले फट जाएगा, जिसका टेम्परेचर T2 छोटा होगा वो पहले फट जाएगा। वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। तो पहले वो फट जाएगा भाई, जिसका T2 सबसे छोटा होगा। तो ये तरीका है लड्डुओं के लिए, ठीक। यानी स्कूल में तो अगर आए तो ऐसे लिखना पड़ेगा भाई, सब्जेक्टिवली आए तो ऐसे लिखना पड़ेगा, पर अगर ऑब्जेक्टिवली देखना होता, मान लो कंपटीशन में ही क्वेश्चन आ गया, एक सिंपल बात है, आप ये देख लो किसका कितना फ्रैक्शन भरा है। जैसे इनर वॉल्यूम का फ्रैक्शन, इनर वॉल्यूम फ्रैक्शन कितना भरा हुआ है 400 आउट ऑफ 600, 400 आउट ऑफ 600, ठीक। वहीं पर आउटर जो है, आउटर वॉल्यूम जो है हमारे पास वो है 800 आउट ऑफ 1500। तो भैया ये ज्यादा भरा हुआ है, इनर ज्यादा भरा हुआ है, तो जल्दी अपनी मैक्सिमम वॉल्यूम तक पहुंचेगा, इसलिए फटेगा कौन सा, इनर वन। ठीक है, ऐसा थोड़ी है बार वाले को हीट लगी, बार वाला जी पहले फट गया, अरे ऐसे थोड़ी है। मकसद ये है इस क्वेश्चन का कि आपको ये बताना है कौन सा पहले फटेगा, यानी किसका टेम्परेचर उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम तक जल्दी पहुंचाएगा। तो अगर आप इसको फुल लेंथ में सॉल्व करना चाहते तो ऐसे करते, तब भी समझ में आता कि इनर वाले का टेम्परेचर कम, आउटर वाले का टेम्परेचर ज्यादा होगा फाइनल, ठीक। तो इनर वाला पहले आ जाएगा, फाइनल मतलब उसका फाइनल वॉल्यूम पहले आ जाएगा, वो पहले फट जाएगा। और यहां से समझ में आ ही रहा है कि इसका फ्रैक्शन लगभग 50% है, इसका फ्रैक्शन लगभग 70%, 66% के करीब। ठीक है भाई, तो ये ज्यादा भरा हुआ पहले फटेगा, कम भरा हुआ बाद में फटेगा।
बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई? यस और नो? सो माय डियर बच्चों, दिस वाज चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में बेटे हमने चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, उस पे बेस्ड क्वेश्चन किए, उसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस पढ़ी, और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपको तरह तरह के कराने की कोशिश की। अब चलते आगे बेटा, नेक्स्ट लॉ पकड़ेंगे अपन। बेटा नेक्स्ट लॉ जो हमारे पास होगा उसको अपन बोलते हैं अमॉन्टन्स लॉ। अमॉन्टन्स लॉ, या फिर इसको लोग गे-लुसेक्स लॉ, गे-लुसेक्स लॉ ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कह के पढ़ाते हैं। देखो बेटा, गे-लुसेक्स का एक रूल हम पहले पढ़े, कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ये प्रेशर टेम्परेचर अलग है, तभी तो इसको बोल रहे हैं गे-लुसेक्स लॉ ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखो जैसे चार्ल्स लॉ बोलता था ना, वैसे ही ये बोलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि चार्ल्स लॉ वॉल्यूम की बात करता है और ये प्रेशर की बात करता है। सेम डेफिनेशन है, सिर्फ जहां जहां वॉल्यूम है वहां वहां प्रेशर लगा। ठीक, कहता है फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस, for a given amount of a gas, for a given amount of a gas, pressure, for a given amount of gas, with every 1 degree rise in, for a given amount of gas, with every 1 degree rise in temperature, volume also increases। rise और fall दोनों लिख सकते हैं, 1 degree rise और fall in temperature, volume, वॉल्यूम की जगह अब हम क्या लिखेंगे, प्रेशर। प्रेशर also increases or decreases by 1/273 of original pressure, 1/273 of original pressure। ठीक है बच्चों, for a given amount of gas with every 1 degree rise or fall in temperature, pressure also increases or decreases by 1/273 of original pressure। ठीक है जी, यानी प्रेशर फाइनल विल बी प्रेशर इनिशियल प्लस वही सब कुछ है, P इनिशियल T अपॉन 273। सेम जो आपने डेरिवेशन की थी किसकी, चार्ल्स लॉ में, वही यहां पे सिर्फ B की जगह क्या लिख दीजिएगा, P। अल्टीमेटली लास्ट में ये यही आएगा सॉल्व करके कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक, एक वेसल में आपने अगर मान लो एक वेसल में गैस ली, ये V है, इसमें गैस ली, ठीक है, ये वॉल्यूम V, इसमें गैस ली, एट टेम्परेचर T हीट करेंगे, वॉल्यूम तो V ही रहेगा, यहां प्रेशर P था। अब जैसे हीट करेंगे तो गैस ज्यादा मूव करेगी, ज्यादा फास्टर, ज्यादा टकराएगी टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ज्यादा प्रेशर कॉज करेगी। ठीक है जी, इस वजह से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, यानी P/T इज कांस्टेंट, यानी P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2।
सिर्फ V की जगह क्या आ गया, P आ गया, और कुछ भी नहीं है यहाँ। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं दोस्तों। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वही रहेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले आप ग्राफ बनाओगे P और T में, जहां T डिग्री सेल्सियस होगा, तो एक्सप्रेशन यही यूज होगा, ये वाला P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल प्लस P इनिशियल बाय 273 इनटू T। तो ये ग्राफ कहां से शुरू हुआ था, स्ट्रेट लाइन होगा, जैसा चार्ल्स लॉ का ग्राफ है वैसा ही ये है, सिर्फ वॉल्यूम की जगह क्या ले लिया गया, प्रेशर, बाकी तो कुछ भी नहीं है। और वैसे ही इसको हम यहां जोड़ेंगे तो इंटरसेप्ट आएगी, इसकी स्लोप P बाय 273 होती है, P इनिशियल यानी P नॉट, और ये जो इंटरसेप्ट आई है यहां पर, दिस इंटरसेप्ट इज इक्वल टू P नॉट, डिग्री सेल्सियस का कर्व है। वहीं पर अगर हमारे को ऐसे दे दिया जाए, ये P बाय T कर्व है मेरे दोस्तों, ठीक, जहां पे T इन केल्विन है, ठीक, तो केल्विन में इट विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ग्राफ इज लाइक दिस इन केल्विन। अब यहां पे हमारे को अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये हमारे पास V1 है, ये V2 है, ये V3 है, आप बताओ V1 बड़ा, V2 बड़ा कि V3 बड़ा? तो आपको क्या करना है, एक चीज को कांस्टेंट करना है, आप किसी को भी कर ले, वेदर टेम्परेचर वेदर प्रेशर, मान लो मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, स्ट्रेट लाइन लगाना, यहां के बराबर ये इसका क्या आ गया, P3, V3 के कॉरेस्पॉन्डिंगली P3, V2 के कॉरेस्पॉन्डिंगली P2 और V1 के कॉरेस्पॉन्डिंगली P1। तो समझ में आ रहा है कि P1 इज ग्रेटर देन P2 विच इज ग्रेटर देन P3। तो वॉल्यूम उल्टा होगा, V3 इज ग्रेटर देन V2 विच इज ग्रेटर देन V1, उल्टा हो जाएगा भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगली बात हमारे पास P बाय T और T, तो वो कांस्टेंट, और तुम्हारा होमवर्क लॉगरिथमिक ग्राफ बनाओ इसका। ड्रॉ द लॉगरिथमिक ग्राफ ऑफ अमॉन्टन्स लॉ। ड्रॉ द लॉगरिथमिक ग्राफ ऑफ अमॉन्टन्स लॉ। तो चलो फिर अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल स्टडी की। न्यूमेरिकल स्टडी लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिएगा, a vessel having gas at 300 Kelvin, a vessel having gas at 300 Kelvin, at what temperature pressure of gas becomes double the original pressure? Pressure of the gas becomes double of original pressure. Answer. So pressure becomes double. A vessel having a gas at 300 Kelvin, at what temperature the pressure of gas becomes double the original pressure? कितने लड्डू हैं यार। अरे इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? भेजा चलता नहीं हमारा, सॉल्व करने की क्या जरूरत है? अरे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आपको प्रेशर डबल चाहिए तो आपको टेम्परेचर भी डबल चाहिए।
अरे यार, अरे भेजा लगाओ, सिर्फ पेन ही मत चलाओ। पेन चलाने से कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। सीधा सीधा था कि अगर आपको प्रेशर डबल करना है तो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टेम्परेचर भी डबल करना होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि हमेशा P1/T1 = P2/T2 ही करते रह जाओगे। तो सिंपल सीधी सीधी सी बात थी। इट इज वेरी वेरी सिंपल थिंग कि अगर आपने टेम्परेचर को डबल किया तो ऑब्वियसली आपका प्रेशर डबल होगा। यहां आपको प्रेशर डबल करने को बोला था तो ये श्योर था कि आपका टेम्परेचर भी डबल होना चाहिए। विदाउट सोचे इसका आंसर एक चुटकी में बोलना चाहिए था आपको 600। इसलिए तो क्वेश्चन तुम्हें दिया मैंने, ताकि बीच में दिमाग लगाने की आदत तो हो ना। क्वेश्चन बेटा देखो, पहले सोचना चाहिए फिर करना चाहिए। क्वेश्चन हमेशा पहले सोचना चाहिए फिर करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन, in a building a gas cylinder is kept at 12 atmosphere pressure. In a building a gas cylinder is kept at 12 atmosphere pressure and 27 degrees Celsius and 27 degrees Celsius. Due to sudden fire, रिपीट करना सर पूरा। in a building a gas cylinder is kept at 12 atmosphere pressure. In a building a gas cylinder is kept at 12 atmosphere pressure and 27 degrees Celsius. Due to sudden fire, temperature starts increasing. Due to sudden fire, temperature starts increasing. Cylinder can withstand a pressure of cylinder can withstand a pressure of 14.9 atmosphere. atmosphere. At what temperature? Cylinder will explode? At what temperature cylinder will explode? करो जरा बच्चों जरा इसको। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपके लिए एमसीक्यू बना देता हूं। ठीक, आपको मैंने बोला इन अ बिल्डिंग अ गैस सिलेंडर इज केप्ट एट 12 एटमॉस्फेयर प्रेशर and 27 degrees Celsius. Due to sudden fire, the temperature starts increasing. The cylinder can withstand a pressure of 14.9 atmosphere. At what temperature the cylinder will explode? A option लिख लो 99 degrees Celsius. B option लिखो 99.5 degrees Celsius. ठीक, C option लिखो 372.5 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन लिखो 100 डिग्री सेल्सियस। चलो
अभी मेरे को क्वेश्चन करके बताओ। आशीष जी आप थोड़ा सोच लेंगे तो बढ़िया रहेगा। दक्ष जी गलत हो गया आंसर यार। उत्कर्ष सही है बेटा, आदित्य गलत है, ईशान बिल्कुल गलत है, अनिकेत गलत है, जसनूर गलत है। देखो माय डियर लड्डूज, एंजल गलत हो गया। देखो इधर ध्यान दो, आपने P1 भरा 12 एटमॉस्फेयर और P2 यानी फाइनल प्रेशर जहां तक इट कैन विथस्टैंड दैट इज 14.9 एटमॉस्फेयर। T1 हमारे पास था कितना, 300 केल्विन दे रखा है, आई थिंक सो 27 डिग्री 300 केल्विन होता है। T2 हमें निकालना है, हमने P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by T2 कर दिया, ठीक, और T2 निकाला। T2 आ गया हमारे को सॉल्व करके P1 T2 रादर P2 T1 अपॉन P1, ठीक, इसको सॉल्व किया 14.9 इंटू T1 इज 300 डिवाइड बाय 12 372.5 केल्विन। पहले तो लड्डू लोग, कई बच्चों ने ये आंसर दिया है वो डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में नहीं है। ये केल्विन में नहीं है, डिग्री सेल्सियस में है। तो ये नहीं, पहले इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना था। तो 372 माइनस पॉइंट, और यहाँ पे कितना माइनस करोगे 273, तो 99.5 डिग्री। तो कई बच्चों ने ये आंसर दिया, गलत। क्वेश्चन पढ़े ध्यान से, बी इज नॉट द आंसर अनीश जी। क्वेश्चन में लिखा है अ सिलेंडर कैन विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ 14.9 एटमॉस्फेयर। इस प्रेशर पे तो ये विथस्टैंड करेगा, समझ में आई? यानी ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे वो अपनी मैक्सिमम प्रेशर तक पहुंच जाएगा। अगर इससे ऊपर जाएगा तो फटेगा ना भाई, इसलिए आंसर इसका 100 था। ये कोई ही जान सकता है, मैक्सिमम इसको गलत करते हैं। मैक्सिमम आप ही की तरह आंसर देते 99.5। उत्कर्ष ने बिल्कुल सोच के दिया था यह आंसर। हमें बोला सिलेंडर कैन विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ दिस, तो मेरे भाई सिलेंडर इधर विथस्टैंड कर सकता है, ठीक, तो इससे ऊपर आंसर होना था। लेकिन यहां पे क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन में पहले ही लिख दिया हो कि अबव विच टेम्परेचर सिलेंडर विल एक्सप्लोड, तो आंसर आपका 99.5 होता। तो उत्कर्ष जी अगर मैं आपको क्वेश्चन ऐसे दे देता अबव विच टेम्परेचर सिलेंडर विल एक्सप्लोड, तो हो सकता आप गलत कर देते, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, ठीक। आपको बोला एट विच टेम्परेचर, तो भैया हमारे पास इस टेम्परेचर पे तो विथस्टैंड कर रहा है, फटेगा नहीं, उससे ऊपर वाला देंगे। पर बोला अबव विच टेम्परेचर, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में अबव लिखा है, यहां तक मैक्सिमम पहुंच जाएगा, इससे अबव वो फटेगा ही फटेगा। तो बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको दिया होगा कि एट विच टेम्परेचर, तो बेटा जो आए उससे ऊपर वाला आंसर करिए, अबव विच टेम्परेचर तो जो आए वही आंसर करिए। बोलो बेटा समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? तो ये गलती आप ध्यान से, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, ठीक, जैसे ये ऐसे चार्ल्स लॉ में भी आ जाता है, क्योंकि चार्ल्स लॉ में भी इस तरह का क्वेश्चन होता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम उसकी इतनी है तो किस टेम्परेचर में फटेगा। बच्चा V1 by T1 V2 by T2 से T2 निकाल देता है, और वही बेटा वो तो मैक्सिमम वॉल्यूम में, वहां फटा नहीं गुब्बारा, उसके ऊपर वाले टेम्परेचर पे फटेगा। तो ये ध्यान रखना होता है कि एट विच दिया है, अबव विच दिया है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर? सो आज हमने किया बेटा चार्ल्स लॉ,
आज हमने क्या अमाउंटेंस लॉ, ठीक है। अगली बार मिलेंगे तो करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, बहुत जल्दी ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा क्योंकि लिक्विड जो है वो अब हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक। तो अगली बार आइडियल गैस इक्वेशन और बहुत सारे क्वेश्चन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, बहुत सारे, इसलिए अगली बार सिर्फ एक ही चीज करूंगा मैं, आइडियल गैस इक्वेशन बस, और उसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें पूरा थॉरली नॉलेज, ठीक। अच्छा, एक और छोटी सी बात, नेक्स्ट फ्राइडे, ये जो कमिंग फ्राइडे है, कमिंग, इसमें आपका आने वाला फ्राइडे, ठीक, इस फ्राइडे यार बेटा लोग, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जब पढ़ें तो उससे पहले अपना वीडियो ऑन करेंगे सारे बच्चे। भाई मैं तुम्हें देखना चाहता हूं यार, ऐसा है ना, तुम तो मेरे को देख के पहचान लोगे और मेरे पास से तुम निकल जाओगे, मुझे पता नहीं होगा क्योंकि किसी की शक्ल नहीं जानता हूं मैं। तो मैं चाहता हूं कि आई वॉन्ट टू सी माई स्टूडेंट्स whom I am teaching and I think I have a right of that ना, I should know whom I am teaching, है ना। तो अगले फ्राइडे जब क्लास होगी, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बन के आना, ठीक, और वीडियो ऑन करके पहले हम आपस में थोड़ी सी बात करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे, है ना। फिर उसके बाद मतलब कम से कम एक दूसरे को देखे तो सही, मैं तो देखूं कौन कौन पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक, कैसी कैसी शक्लें हैं, ठीक। तो इसलिए फ्राइडे को जो भी आपके दोस्त यार होंगे उनको भी बता देना, जो भी मतलब आपका आज एब्सेंट हो बाय चांस, तो बता देना फ्राइडे को आपकी वीडियो ऑन होकर के क्लास होगी पहले, ठीक। क्लियर हो गया। और जसनूर जी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई एम फ्री टुडे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, थैंक्स लॉट, Excuse me, मिलते sir. हैं। हाँ जी बेटा बोलो। सर जो आपने होमवर्क दिया है वो अगली क्लास में डिस्कस तो होएगा ना? बिल्कुल एंड सर वो हमने जो सब्जेक्टिव टेस्ट दिया था उसके रिजल्ट्स आपने भेजे नहीं अभी तक। बेटा, सब्जेक्टिव टेस्ट के मैं आपको बताऊं बेटा, मेरे पास सारे मार्क्स होते हैं, ठीक। बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है, आप अगर सोचे कि उसको चेक नहीं होता, चेक प्रॉपरली होता है मेरे पास, ठीक। प्रॉब्लम क्या है कि एक एक बच्चे को मार्क्स भेजने होते हैं, थोड़ा सा मतलब ग्रुप नहीं है मेरे पास ब्रॉडकास्ट लिस्ट है बेसिकली, तो मैं मैसेज करता हूँ सबको पहुंच जाता है, पर अगर मैं मार्क्स सबके भेजूंगा सबको सबके मार्क्स आएंगे, वो नहीं मैं चाह रहा हूँ ना। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि ठीक है अभी आपके मार्क्स आपको पता चले, बट येट चलो अपन इसको कुछ ना कुछ वे आउट निकालते हैं इसका, ठीक, और जरूर भेज देंगे आप, ठीक है जी। थैंक यू एनी वेरी मच अदर सर। प्रॉब्लम, नो सर। एनी अदर प्रॉब्लम, एनी अदर डाउट? नो सर। Excuse me, sir. जी बेटे। थैंक यू सर। सर आपने जैसे कहा था कि लिक्विड स्टेट हट गया सिलेबस से, तो वो नहीं करना हमने। कौन सा लिक्विड, जो लिक्विड्स कह रहे थे आप इस चैप्टर में। बेटा? लिक्विड्स ना मैं बाद में करवा दूंगा तुम्हें, पहले सिलेबस निपटा लेंगे अपन ना, ठीक, क्योंकि लिक्विड अब सिलेबस में नहीं है। लेकिन सर वो हमें ये तो नहीं पता कि जो जेई है उसमें है हट है कि नहीं अभी। तो बोल रहा हूँ, उसी लिए तो बोल रहा हूँ, व्हेन वी विल बी डूइंग रिवीजन तो वो करेंगे ना अपन, मैं छोड़ूंगा थोड़ी लिक्विड, ठीक है। आई विल नॉट बी लीविंग दैट आउट, क्लियर। तो अपने को पता है कि जेई में हो ना हो हमें मालूम नहीं, तो करना तो है ही है, अगर देखेंगे अभी कर लेंगे या फिर बाद में देखते हैं व्हाटएवर, पर गैसियस स्टेट बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा, क्लियर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे।